नमस्कार छात्रों। एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेश जादौन। आज हम चर्चा करने वाले हैं जैव प्रक्रम चैप्टर में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। सबसे पहले, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण दीजिए। ठीक है, यह प्रश्न और किन तरीकों से पूछा जाता है ये भी देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रणाली की व्याख्या कीजिए, प्रकाश संश्लेषण संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये तरीके हैं। और क्या है, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए। इन तरीकों से बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। इसके उत्तर की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, यह है, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाशीय ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम क्या है? पर्णहरिम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है 6CO2 प्लस 12H2O, जो कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रक्रिया में सह-उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट को पादपों में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है तथा शेष ग्लूकोज मंड के रूप में संचित होकर खाद्य भंडार का निर्माण करता है। यह है पूरा उत्तर। इसे अपनी भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो वो है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जिनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, उसके साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और जो ग्लूकोज निर्माण होता है उसका वे अधिकांश भाग अपने श्वसन क्रिया में क्षय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बचा कुचा जो ग्लूकोज होता है उनके भंडारण के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये था पहला प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। ले लिया? यह है दूसरा प्रश्न, यह भी उसी से मिलता जुलता है। स्वपोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाएं। ठीक है, इसका दूसरा, इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके उत्पादन अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए, परिस्थितियों का मतलब है यहाँ पर कौन कौन सी चीजें उसमें सहयोग करेंगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसमें या स्वपोषण होगा उसमें, और उत्पादन क्या है, किस चीज का निर्माण होगा, अंतिम उत्पाद क्या है, जिस चीज का वो अंत में निर्माण करेगा वो है। स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका बताइए। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न को पूछ लेता है। अब हम उत्तर को देखेंगे। स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना। ठीक है, मतलब स्वपोषण क्या होता है कि खुद को पोषित करना, खुद को खुद से ही निर्माण किया हुआ भोजन मिले। ठीक है, तो जैसे हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं तथा ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषित हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जब प्रश्न में पूछा गया है ना कि कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, तो आवश्यक परिस्थितियां जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, क्लोरोफिल बताया था अभी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश।
की उपस्थिति होती है और इसके उत्पाद ग्लूकोज व ऑक्सीजन हैं। इसमें प्रश्न में पूछा गया है उत्पाद, अंतिम उत्पाद, तो वो ये है कि ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं। ठीक है, यही अभिक्रिया अभी पहले वाले प्रश्न में भी हमने समझाई थी कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें इसमें भाग लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीजें मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। ये रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रश्न है कि रंध्र क्या है। रंध्र क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं या कोमल अंग होते हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, ये भी पूछ रहा है। ठीक है, दो प्रश्न है, दो तरीके से पूछ लेता है। पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। ये वाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में निकासन में भी सहायक होते हैं। प्रश्न में पूछा गया है उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना तथा वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होगी उसमें भाग लेना, रंध्रों का काम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अब भोजन को पचाने में लार की क्या भूमिका होती है। लार में क्या होता है, लार में टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, तो वो पचाने में मदद करता है। उत्तर देखिए, लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टेज शर्करा में बदल जाता है। अब लार की जो भूमिका है वो क्या है कि जो मंड होता है या स्टार्च होता है माल्टेज शर्करा में बदल दिया जाता है लार के द्वारा। ठीक है, ये थे हमारे 4 प्रश्न जो थे छोटे छोटे शॉर्ट प्रश्न थे। ठीक है, 3-3 नंबर के। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न की। प्रश्न है मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यह प्रश्न और भी तरीकों से पूछ लिया जाता है, मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यह है मनुष्य की आहार नाल। पहली जो डेफिनेशन है वो है मनुष्य की आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसके विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। ठीक है, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। मनुष्य की जो आहार नाल है मुख से लेकर गुदा तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसमें जो कितनी लंबी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है और अलग अलग स्थानों पर इसका व्यास, जिसका व्यास किसे कहते हैं, जो गोला होता है उसकी बीच की लंबाई जो होती है उसे व्यास कहते हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा। मुख गुहा की बात करेंगे। मुख गुहा में दांत और जीभ स्थित होती है। हमारे मुख गुहा में क्या क्या चीजें होती हैं, दांत होती है और जीभ होती है। ठीक है, दांतों के प्रकार, संख्या और कार्य निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, कृंतक 2 जोड़ी होते हैं भोजन को कुतरना। ठीक है, इसके बाद रदनक 1 जोड़ी होते हैं भोजन को फाड़ना तथा व चीरना। ठीक है, अग्र चवड़क 2 जोड़ी होते हैं भोजन को चबाना व पीसना। चवड़क 3 जोड़ी होते हैं भोजन को पीसना। ठीक है, जीभ भोजन के स्वाद का अनुभव चबाने और निगलने में सहायता। ठीक है, जीभ का क्या काम होता है, भोजन का स्वाद लेना कैसा है। ठीक है, इसके बाद जो हेडिंग है वो है ग्रसनी। यहां पर मिस्टेक हो गया है तो ग्रसनी लिखेंगे इसे, ग्रसनी।
मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसमें एक बड़ा छिद्र होता है। यह स्वाद नली और ग्रास नली को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है भोजन नली या ग्रास नली। भोजन नली या ग्रास नली, यह लंबी नली होती है जो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। इसमें भोजन को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। अलग अलग अंग हैं, अलग अलग काम है। ऐसे भोजन नली या ग्रास नली का क्या काम है? ये लंबी नली होती है, मुख गुहा से आमाशय तक जुड़ी होती है। ठीक है, इसका क्या काम होता है? भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। इसके बाद आता है आमाशय। आमाशय यह जे आकार की संरचना होती है। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ये जे आकार की संरचना होती है। ठीक है, तो आमाशय जो है ये जे आकार की संरचना होती है, जिसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें आकर भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। कहां पर जाकर शुरू होता है? आमाशय में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले पेज पर जाएंगे। ये है। अगला क्या है? ग्रहणी। ग्रहणी आमाशय के बाद प्रारंभिक भाग ग्रहणी कहलाता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ग्रहणी क्या है? आमाशय के बाद भोजन जहां पहुंचेगा वो होता है ग्रहणी। और ग्रहणी का जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, इसके बाद आती है छोटी आंत। यह ग्रहणी के बाद का भाग है, जिसमें भोजन का अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है। सबसे अधिक जो पोषण होगा भोजन का कहां पर जाकर होता है? छोटी आंत में। ठीक है, और अवशोषण, अवशोषण का अर्थ होता है उसके अंदर से जो भोजन हमने किया है उसके अंदर से पोषक तत्वों को निकालना, एक तरीके से चूसना। ठीक है, इसके बाद में आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है? यह छोटी आंत के बाद आती है और पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करती है और मल त्याग में सहायता करती है। ठीक है, अंतिम क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? जो कुछ बचा कुचा पोषक तत्व उसमें रह जाते हैं भोजन में, उनका अवशोषण करना और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करना। ठीक है, इसके बाद मल त्याग होता है। मुख्य पाचन प्रक्रियाएं। पाचन प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं हमारे अंदर? ठीक है, यांत्रिक पाचन, चबाने और निगलने की प्रक्रिया। ठीक है, जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे? यांत्रिक पाचन कहेंगे। जो हम भोजन चबाते हैं और निगलते हैं उसे यांत्रिक पाचन कहेंगे। इसके अतिरिक्त क्या है? रासायनिक पाचन, आमाशय आंतों में एंजाइम द्वारा भोजन का अपघटन। जो भोजन हमने चबाया है और हमारे पेट के अंदर गया है उसके अंदर जो आमाशय और आंत में जो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं वो भोजन को क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे उनका, उनके अंदर से पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? किस पाचन के अंतर्गत आएंगी? रासायनिक पाचन के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं आएंगी। ये हमारा चित्र था। चित्र को भी ध्यान से देख लीजिए और इसे कैसे बनाया जाता है वो आप जरूर एक दो बार बनाने का प्रयास करें। एग्जाम में हर बार पूछता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में यही सारे क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जय प्रक्रम चैप्टर से। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें और एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों।